चलिए तो आज हम पढ़ते हैं। कल हमने क्या पढ़ाया था? कल आपने सिलेबस कराया था। कल सिलेबस हुआ था, है? तो कल सिलेबस हुआ था आपका, किसका कराया था? यानी सिलेबस में आपको यूपीएससी का जो सिलेबस था उसके हमने क्या बताया था? कल आपको स्टेजेस बताई थी, यानी कि जो आपका आईएएस का पेपर होता है वो कितने स्टेज में होता है हमने ये बताया था। पहला आपका किस में होता है? प्री होता है, दूसरा आपका मेंस और तीसरा आपका इंटरव्यू होता है। तो कल आपको इतना डिस्कस करा दिया कि जो आपका इंटरव्यू है वो कितने प्रकार से, मतलब जो आपका सिलेबस है उसकी स्टेज कितनी होती है? आपकी 3 होती है। किसमें कितने पेपर होते हैं और किसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल क्लियर कराया था। अब हमको क्या पढ़ना है? अब हमको ये पढ़ना है कि जो आपका सिलेबस होता है, यानी जैसे आपका प्री का एग्जाम होता है, तो जो आपका प्री का एग्जाम होता है उस प्री के पेपर में यानी कि कौन कौन से जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वो आते हैं, या जो आपका प्री का पेपर जो बनता है उसमें क्या क्या कंटेंट आता है उसको डिस्कस करेंगे। यानी हम एक एक पेपर को डिस्कस करेंगे, वो भी आराम आराम से करेंगे। जैसे आपका प्री का है, प्री में आपके 2 पेपर होते हैं, आपका प्री यानी कि जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर होते हैं आपके। उसी प्रकार से आपके दोनों पेपरों के बारे में बताएंगे कि जो आपको पेपर की तैयारी करनी है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है, ये सब जानकारी हम इससे सीखेंगे। यानी कि आपको पूरा सटीक तरीके से एक एक चीज़ आपको एक एक टॉपिक करके बताएंगे, आपको ये सब बताएंगे कि आपको कितना टॉपिक और यानी कौन सा टॉपिक कहाँ से और कितना पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद में जब आप प्री में बैठोगे या प्री का एग्जाम जब आप दोगे तो आपके प्री में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिस क्वेश्चन को आप कर ना पाए। इसलिए देखिए देखते हैं, यानी जो आपका प्री का जब एग्जाम देते हो उसमें आपके क्या आता है, यानी आपका आता है उसमें एक तो आपका इतिहास होता है, दूसरा आपका राज्य व्यवस्था होती है, तीसरा आपका भूगोल होता है और चौथा जो होता है वो आपका कला एवं संस्कृति होता है। इन चारों से मिलकर आपका जो प्री का एग्जाम होता है उस पेपरों को तैयार किया जाता है। उसमें आपके ये 4 टॉपिक यानी कि आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं और इन्हीं से आपका प्री का जो पेपर होता है वो तैयार किया जाता है। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं इनको। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे, यानी जो आज हम जानेंगे इसके जो कंटेंट के बारे में। तो पहले जानते हैं, हम जानते हैं क्या? इतिहास। अब इतिहास है, इतिहास के भी आपके टाइप होते हैं। आप सब जानते हो कि इतिहास भी आपका कई प्रकार का होता है, यानी कि कितना आपका प्राचीन इतिहास होता है ये, यानी कि आपका इतिहास आपके जो 3 प्रकार के इतिहास होते हैं इनको आधुनिक, ये आपका प्राचीन। तो क्या करेंगे पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास तो आपका पूरा ही कंप्लीट करना पड़ेगा हमें, जो इतिहास है पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं प्राचीन इतिहास, यानी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो देखिए इतिहास में हमने पहले क्या लिया है, नंबर 1 का आपका प्राचीन इतिहास लिया है कि आपको प्राचीन इतिहास से क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं और किस टॉपिक के अंदर आपके कितने कितने टॉपिक आते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहले देखते हैं हम, यहाँ पर दिया है आपको क्या, प्राग ऐतिहासिक, या आपका प्राग ऐतिहासिक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? देखिए पहला पढ़ना आपको प्राग ऐतिहासिक कला विधि, दूसरा आपको प्राग ऐतिहासिक की जानकारी के स्रोत पढ़ने हैं, तीसरा आपको पुरापाषाण या पुरापाषाण युग का इतिहास पढ़ना है, चौथे नंबर पे आपका क्या पढ़ना, आपको मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग का इतिहास पढ़ना है आपको, या आपको नव पाषाण युग का इतिहास पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है, ताम्र पाषाण युग का इतिहास पढ़ना है। उसके बाद में आपको प्रारंभिक लौह युग का इतिहास पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, भौगोलिक वितरण और प्राग इतिहास की विशेषताएं पढ़नी है। ओके, यानी ये आपके टॉपिक हैं किसके अंदर आएंगे, पहले आप प्राचीन भारत करोगे उसके अंदर आपका प्राग ऐतिहासिक आएगा, उसके अंदर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 टॉपिक होंगे इसके अंदर जो आपको पढ़ने हैं। यानी ताम्रपाषाण काल पढ़ना है आपको, नवपाषाण काल पढ़ना है आपको, मौसलिक पढ़ना है आपको, पुरापाषाण पढ़ना है आपको, प्राग ऐतिहासिक की जानकारी और इसके स्रोत जानने हैं आपको, और आपकी जो प्राग ऐतिहासिक है उसकी कला विधि पढ़नी है, ये भी आपको जानना है। और ये आपका भौगोलिक वितरण और प्रागैतिहासिक की विशिष्टताएं आपको पढ़नी है। ओके, ये तो आपका पहला टॉपिक हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, तो आपको दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है, हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़नी है। क्या पढ़ना है आपको, हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे हमें कितना पढ़ना है वो जानते हैं। इससे हमें सिर्फ पढ़ना है आपका हड़प्पा सभ्यता के विकास के चरण पढ़ने हैं। क्या करना है आपको कि जो आपकी हड़प्पा की सभ्यता है या सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विकास के चरण पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ आपको चरणों को तैयार करना है और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। यानी कि आपको प्राग ऐतिहासिक यानी प्राचीन इतिहास में आपको इतनी टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए, और ये आपका इसमें से सिर्फ आपको एक टॉपिक यानी कि उसके चरण याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है सिंधु घाटी सभ्यता का भूगोल और पुरातात्विक खोज। क्या है आपका कि सिंधु घाटी की सभ्यता का भूगोल और पुरातात्विक
खोज। अब जो आपका ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसमें जो भौगोलिक और पुरातात्विक जो खोज हुई है वो कौन सी आपकी खोज हुई है? तो पहली जो खोज हुई है आपकी क्या है? महत्वपूर्ण नगर खोजे गए। दूसरा आपका इसमें क्या है कि नगर और नियोजन। क्या है? नगर और नियोजन। यानी इसमें आपकी जो खोज की गई वो आपकी दो खोज की गई थी। पहला आपका महत्वपूर्ण नगर और दूसरा आपका नगर नियोजन, इनकी खोज की गई थी आपकी। अगला देखिए, आगे चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो आपका है सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक सांस्कृतिक पहलू। यानी जो आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें आपको क्या देखा कि एक तो सामाजिक देखा, दूसरा आपका क्या देखा? सांस्कृतिक पहलू देखे। यानी इनके बारे में जानना है हमें। तो देखिए इसमें भी आपके कुछ टाइप्स दिए हैं, वो क्या क्या है कि पहला आपको लिपि और भाषा पढ़नी होगी, दूसरा आपको शिल्पकार के शिल्पों के बारे में पढ़ना होगा, चौथा आपको धर्म के बारे में पढ़ना होगा, और पांचवा आपको क्या पढ़ना है? मुहावरे और प्रतीक पढ़ने हैं। जैसे आपके किसी के डायग्राम जैसे चिन्ह दिए थे जो प्रतीक होते हैं आपके, कि पुरापाषाण काल में या नवपाषाण काल में आपको जो प्रतीक या चिन्ह देखने के लिए, स्तंभ वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना या जानना होगा। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम इसके बाद में? हम इसके बाद में तैयार करेंगे क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक पहलू। क्या करेंगे? जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसके आर्थिक पहलू थे। अब हम उन आर्थिक पहलुओं को तैयार करेंगे। उन आर्थिक जो पहलू थे उनके आर्थिक पहलुओं के बारे में जानते को उनमें भी आपको कुछ ना कुछ दिया होगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो आर्थिक पहलू थे वो कौन से थे? तो देखिए पहला आपका पहलू था कि हड़प्पा कालीन व्यापार, ठीक है, दूसरा आपका कृषि, तीसरा आपका पशुपालन, और चौथा आपका था वो था आपका भार और मापन। क्या था? भार और मापन। यानी कि जब आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक पहलुओं की जब बात आए तो आपको बताना है कि हड़प्पा कालीन व्यापार, दूसरा आपका कृषि, और तीसरा आपका पशुपालन, और चौथा आपका कौन सा है? भार और मापन। इसके बाद में क्या करना है आपको कि हड़प्पा सभ्यता का पतन। यानी क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन, इसमें क्या करना है आपको कि पतनों के क्या करना है हमें? जो पतन होते हैं उनके चरणों को जो पतन होते हैं उनके कारणों को क्या करना है, या कारण या उनके सिद्धांतों को हमको पढ़ना है। यानी कि जो आपका इतिहास है, प्राचीन इतिहास, उसमें ये कुछ टॉपिक आपके ये हैं, आगे और भी बता रहे हैं हम। ये एक एक टॉपिक को आपको इतना करना है। यानी इस टॉपिक से आपको सिर्फ ये टॉपिक पढ़ने हैं, और इन वाली से ये वाला टॉपिक पढ़ना है, और इस वाले टॉपिक से आपको ये दो टॉपिक पढ़ने हैं, और इनसे आपको ये चार टॉपिक पढ़ने हैं। और ये वाली जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसमें जो पहलू पूछे हैं, यानी चार पहलुओं को आपको तैयार करना है, और लास्ट में आपसे पतन पूछा है। तो देखिए अभी हमने आगे आपके आधे टॉपिक क्लियर कराए, उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक आता है आपका क्या? प्राचीन इतिहास में आपका अगला टॉपिक है वो क्या आता है आपका कि प्रारंभिक वैदिक या ऋग्वैदिक काल का इतिहास। क्या करना है जो आपको कि या तो आपको प्रारंभिक वैदिक है आपका, या आपको ऋग्वैदिक काल का इतिहास, इन दोनों को आपको पढ़ना है। लेकिन इसके अंदर क्या पढ़ना है हमें? यानी इसके जो कंटेंट है उसको उसके बारे में जानते हैं। जो इसके कंटेंट होते हैं ना आपके, यानी जो मैंने आपको बताया कि जो आपको टॉपिक हम कराएंगे उन टॉपिकों को तो कराएंगे, लेकिन उन टॉपिक में हमको ये देखना है, जैसे मैंने आपको कोई टॉपिक दिया, लेकिन उस टॉपिक के अंदर हमें कितना और क्या पढ़ना है उस चीज को जानना है सबसे पहले हमें। तो वही लिखा है मैंने आपके लिए, देखिए क्या है कि प्रारंभिक वैदिक या आपका ऋग्वैदिक काल का इतिहास। इस इतिहास के बारे में हमको क्या क्या मेन चीज जो है वो पढ़नी है। सबसे मेन चीज देखिए आपकी क्या है कि वैदिक समाज और संस्कृति की जानकारी आपको होनी अति आवश्यक है। यानी आपको क्या होना चाहिए, जो आपका वैदिक काल था, ऋग्वैदिक या वैदिक काल जो था, आपको सामाजिक और संस्कृति की उसकी जानकारी के आपको स्तोत्र पता होने चाहिए। अगला क्या है आपका कि ऋग्वेद काल का, यानी ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार। जो आपका ऋग्वेद था, यानी जो ऋग्वेद काल था उसका आपको क्या होना चाहिए, जो उसका भौगोलिक रूप से आपको पूरा का पूरा विस्तार पता होना चाहिए। यानी उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, डिटेल में आपको पढ़ना होगा। तो ठीक है, ये आपका यानी पहला पॉइंट हो गया। इसमें आपको समाज और संस्कृति की जानकारी पता होनी चाहिए। दूसरा आपको क्या दूसरे में कि ऋग्वैदिक काल का आपको भौगोलिक वो भी किस में पता होना चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए, यानी कि आपका पूरा विस्तार में पता होना चाहिए। तीसरा जो आता है वो क्या है आपका कि राजनीतिक संगठन का विकास। जो आपके राजनीति होती है, जो आपका राजनीतिक होता है, जो संगठन बनाते हैं उसको हम, जैसे आपका पॉलिटिकल जो आपके नेता लीडर वगैरह जो होते हैं उनके बारे में, तो ये आपसे कह रहा है कि राजनीतिक संगठन का विकास, जो राजनीति होती है उसके संगठन का विकास, इस बारे में आपको पढ़ना और जानना है। चौथा आपको पढ़ना है वो है आपका सामाजिक व्यवस्था। जो आपकी समाज है, जो आपकी सोसाइटी है, सोशोलॉजी है, उसके बारे में यानी आपको क्या करना है
कि सामाजिक व्यवस्था के बारे में आपको जानना है। पूरी व्यवस्था को आपको पता करना है कि जो आपकी समाज है, सामाजिक है, उसकी व्यवस्था कैसी है, उसमें उसके बारे में हमें पढ़ना है, या कैसी होनी चाहिए, कैसी है, उसके बारे में। अगला जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है क्या, आर्थिक पहलू। आपको इसमें क्या पढ़ना है कि आर्थिक पहलू। अब आर्थिक पहलू आएंगे, यानी आपके देखो 4-5 पॉइंट हो गए। पहला, आपको समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये मेन जरूरी है आपके लिए। दूसरा, आपको ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार से पता होना चाहिए, भूगोल पता होना चाहिए, वो विस्तार से। तीसरा, आपको राजनीतिक संगठन का विकास के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पहले नंबर तो ये बताओ संगठन क्या होता है, यूनिटी संगठन होता है आपका। अगला आपका क्या होता है कि सामाजिक व्यवस्था, जो समाज है उसकी व्यवस्था कैसी है, क्या व्यवचार है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में जानेंगे। अगला क्या है आपका, आर्थिक पहलू। आर्थिक पहलू के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे समाज में जो भी क्या है हमारे, उसके आर्थिक पहलू क्या है उसको जानेंगे। अगला आपको पढ़ना है धर्म और संस्कृति से संबंधित मुद्दे। जो आपके धर्म हैं, जब आपके जैन धर्म, बुद्ध धर्म, ये सारे धर्म हैं, उनसे और उनकी जो संस्कृति होती है उसके बारे में आपको जानना है। ओके, यानी कि धर्म और संस्कृति के बारे में आपको जानना है। तो धर्म और संस्कृति को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, इसके बारे में जान लीजिए। ये तो आपका ये पहला टॉपिक हो गया। एंड अगले टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, देखिए अगला टॉपिक है आपका उत्तर वैदिक काल का इतिहास। क्या पढ़ना है आपको, उत्तर वैदिक काल का इतिहास। पहले आपने ऋग्वेद काल का इतिहास, उसमें आपको ये पढ़ना है। दूसरा आपका क्या है, उत्तर वैदिक काल का इतिहास। अब उत्तर वैदिक काल के इतिहास में हमको क्या पढ़ना है इतिहास में, तो देखिए क्या पढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार। जो आपका उत्तर वैदिक काल है उसका भी हमको क्या करना है, जो भौगोलिक रूप से विस्तार करना है, उसका जो उसकी जानकारी है, सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से समझना और पढ़ना है। अगला क्या है आपका, अगला है आपका प्रारंभिक राजनीतिक संगठन का विकास। जो आपका स्टार्टिंग जो होती है, यानी प्रारंभिक का मतलब होता है शुरुआती राजनीतिक संगठन के बारे में हमको जानना है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे क्या हुआ। तो प्रारंभिक राजनीतिक संगठन का विकास कैसे हुआ उसके बारे में हमको जानना है। देखिए आगे चलते हैं। अगला ये 2 टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक आता है आपका क्या, कि सामाजिक संगठन और क्या होता है आपका पदानुक्रम क्या होता है, यानी पदानुक्रम, उसके बारे में। तो सामाजिक संगठन के बारे में तो हम जानते हैं। दूसरा उसका पदानुक्रम क्या होता है, जैसे आपके क्रम होते नहीं उस तरीके से, छोटा बड़ा 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 बड़ा, इस तरीके से आपको उसका क्या करना है, पदानुक्रम बताना है कि जिसका जो पद होगा वो अपने क्रम से ही इसको संभालेगा। ये आपको पता करना है कि सामाजिक संगठन और पदानुक्रम क्या है, ये बताना है आपको। अगला इसमें आपको पढ़ना है क्या, कि आर्थिक क्रियाकलाप को जानना है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो आपके आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो क्या होते हैं और उनकी भूमिका क्या होती है, उनको किस तरीके से हमको तैयार करना है। तो यानी इसको आप तैयार कर लीजिए। अगला आपको देखना है क्या, कि धर्म और संस्कृति से संबंधित मुद्दे, ये आपको देखने हैं। ठीक है, ये आपको देखो पहले भी मिला है और आपको यहाँ भी मिला है कि आपको धर्म और संस्कृति, इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से जानना है। आपको पता होना चाहिए कौन सा धर्म क्या कैसे, और संस्कृति कहाँ की कैसी संस्कृति है, संस्कृति के बारे में, यानी कि आपको कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। अगला देखिए, ये आपके 2 टॉपिक, अपनी ये तीसरा टॉपिक आता है। अभी आपका नया टॉपिक हो गया, ये आपका प्राचीन भारत में था, है तो ये भी प्राचीन भारत में ही, लेकिन आपको पढ़ना है दक्षिण भारत का इतिहास। क्या करना है इसमें, दक्षिण भारत का इतिहास, संगम राजवंश, यानी क्या है, जो आपका दक्षिण भारत का इतिहास है उसमें क्या है आपका, कि संगम राजवंश है। अब क्या करना है आपको, जो आपकी ये संगम राजवंश है उनमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको इस टॉपिक से अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो दक्षिण भारत का इतिहास जो है वो किसका है, संगम राजवंश। अब इनमें देखते हैं कौन कौन से वंश या क्या है, देखते हैं। तो पहला आपको पढ़ना, वो क्या पढ़ना है, संगम साहित्य। क्या पढ़ना है हमें, संगम साहित्य। दूसरा जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आपको, चोल वंश पढ़ना है। क्या पढ़ना है, चोल पढ़ना है। तीसरा जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आपको, चेर पढ़ना है। और चौथा जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आपको, पांड्य पढ़ना है। क्या, पांड्य टॉपिक पढ़ना है, चेर टॉपिक पढ़ना है, चोल टॉपिक पढ़ना है, संगम साहित्य पढ़ना है हमें। ये पढ़ना है हमें किसमें, कि दक्षिण भारत का इतिहास में हमें ये पढ़ना है। उसके बाद में एक ये आपकी हेडिंग है कि निम्नलिखित पहलू, यानी जो आपके ये वंश है इनके निम्नलिखित के पहलू हैं आपके। ये क्या पहलू हैं, देखिए। पहला इसमें पहलू दिया आपका प्रशासन, दूसरा पहलू दिया आपको समाज, तीसरा पहलू दिया आपको अर्थव्यवस्था, और चौथा पहलू दिया आपको धर्म, और 5वां दिया आपको संस्कृति।
यानी कि आपको पता है कि किसी देश को बसाना या किसी भी राज्य को बनाना या कोई संगठन बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि प्रशासन होना चाहिए, समाज होना चाहिए, अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, धर्म होना चाहिए और संस्कृति होनी चाहिए। यानी कि एक मान लो किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी एक गांव या कस्बा बसाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें सारी चीजें होनी चाहिए। यानी प्रशासन देखरेख के लिए होना चाहिए, आपका समाज तो होना ही चाहिए आपका, इसमें लोग होंगे, समाज के लोग होंगे तरह तरह के, तो वो देखेंगे। आपकी अर्थव्यवस्था भी होनी चाहिए, फिर आपके धर्म के लोग भी होंगे और आपका संस्कृति भी देखी जाएगी। तो यानी अगर मेन मुद्दे से कोई देखना चाहे तो आपको देखना चाहिए ये आपका एक तरीके से, जैसे आप कोई गाँव या कस्बा बसाना चाहो तो उसमें ये सारी चीजें आपको उपस्थित होनी चाहिए, तब जाके आपका एक गाँव बनता है या आपका एक शहर बनता है। इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, देखिए इसके बाद आपको पढ़ना है विदेशी मूल के राजवंश, ये टॉपिक पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है कि बाह्य दुनिया के साथ व्यापार और वाणिज्य, यानी जो बाहरी दुनिया है हमारी, जो देश विदेश है उनसे हमें जो व्यापार करना है उसके बारे में पढ़ना है। यानी बाह्य दुनिया के साथ व्यापार और वाणिज्य, यानी उनसे व्यापार कैसे करना है हमें उसके बारे में पढ़ना है। और लास्ट में जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कला और वास्तुकला। क्या पढ़ना है आपको, कला और वास्तुकला। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको करिए। ऐसे ही हम आपको पूरा सिलेबस कंटेंट आपको एकदम बेसिक तरीके से कराएंगे, जिससे आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें इसको तैयार करने से आपको क्या होगा, जो आपका प्री का एग्जाम तो आपका निकलेगा ही निकलेगा, उसके साथ ही आपका जो मेंस है उसमें भी आपका ये समझिए जो आपका मेंस का पेपर होगा वो आपका आधा कंप्लीट हो जाएगा इन टॉपिकों से, जो भी